न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बेल्लारी चिंजापुर रेलवे प्रोजेक्ट की लागत 3,342 करोड़। मोदी सरकार में भारत हर क्षेत्र में प्रगति की, कहा दरक्षा अपराधी ने। कालेश्वरम पर पीसी घोष आयोग की जांच पर BRS का हमला। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बेल्लारी चिंजापुर रेलवे प्रोजेक्ट की लागत 3,342 करोड़। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर भारतीय रेलवे एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहा है। बेल्लारी से चिंजापुर तक मल्टी टैलेंटिंग यानी दोहरीकरण परियोजना इस 1045 किलोमीटर लंबे सेक्शनल को विकसित करने में कुल 3,342 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को परिवहन और पर्यावरण दोनों दृष्टियों से गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना न सिर्फ कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में मंगलौर बंदरगाह से जोड़ने पर मदद करेगी, बल्कि इसके जरिए करीब 13 लाख लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। परियोजना में कुल 29 बड़े पुल बनाए जाएंगे, जिससे इस इंजीनियरिंग जटिल लेकिन टिकाऊ होगी। मंत्री ने बताया कि इसके चालू होने से 19 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढोया जा सकेगा। इससे हर साल 20 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी और 1.0 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकेगा, जो कि 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार मंगलौर की रेलवे कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए एक मास्टर प्लान भी बना रही है, जिससे इस रूट पर यात्री और माल यातायात दोनों में बड़ा सुधार होगा। रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोजेक्ट पे आता हूँ, कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है, और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है, और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे, और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं, और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। आप सब जानते हैं कि रेलवे जैसे कार्गो शिफ्ट करता है हाईवे से, दैट मीन्स एक एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशंस किए हैं, उन कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट अगर होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 7 करोड़ ट्रीज। 7 करोड़ पेड़ लगाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता एटमॉस्फेयर से, उतना इस 30 मिलियन टन कार्गो को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करने से होता है। और 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन अगर आप देखें नक्शे पर, प्रैक्टिकली आप अगर नक्शे को इस बार अलग तरीके से बनाया आपके लिए, झारखंड में इस प्रोजेक्ट को जूम किया है, कोडरमा, हजारीबाग और नीचे अरीगढ़ा। अरीगढ़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है। और अगर इसका मैप देखें, ये बरकाकाना, यहाँ पर बरकाकाना, पतरातू ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी ये वाली लाइन है, इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ, रांची पटना की तरफ कनेक्टिविटी होती है, और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल
गांव है, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। कई नई गाड़ियां चल पाएंगी इसको लेने से। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की, कहा दरक्षा अब्राबी ने। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दरक्षा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और विदेश रूप से जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को ऐतिहासिक और बेजोड़ करार दिया है। उन्होंने कहा, बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने बिना किसी अवरोधक के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, चाहे वे डिजिटल इंडिया की ओर कदम हो या चंद्रयान की कामयाबी। डॉक्टर दरक्षा ने जोर देकर कहा कि आज भारत लाल चूहे की डिजिटल इंडिया तक और धूल भरी सड़कों से चंद्रयान मिशन तक का सफर तय कर चुका है। शिक्षा, आधारभूत ढांचे और आर्थिक मजबूती में भारत शीर्ष देशों में गिना जा रहा है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 यानी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में आए बदलाव को स्वर्णिम युग कहा। अब न कोई बंद है न कोई डर। जम्मू कश्मीर आज वास्तव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक झंडे के नीचे खड़ा है। डॉक्टर दरक्षा ने यह भी बताया कि ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के लिए स्थानीय माहौल को बार बार सामने रख रही है। दौरान आपने कहा कि बीजेपी के 11 साल पूरे हुए, उसके रिलेटेड थोड़ा सा देखिए, आप जानते हैं कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये 11 साल बेमिसाल रहे और जिस तरह से हमारे देश ने उन्नति की, प्रोग्रेस किया, हर एक सेक्टर में आपने देखा देश का ग्राफ किस कदर ऊपर गया और कहीं पे भी किसी भी गपले की बात नहीं आई। प्रधानमंत्री जी ने देश को जो नई शक्ल दी, जो गरीब कल्याण और गोल्डन एरा जिसको कहते हैं, वो मोदी सरकार है। और जिस तरह से मोदी जी ने जीरो से यानी एक गरीब वर्ग की बहन को और गरीब मजदूर को घर दिया और उन रोती हुई आंखों को जो चूल्हे की धुएं से आंखें लाल हो जाती थी, उनको गैस सिलेंडर यानी उज्ज्वला स्कीम देकर स्नान घर यानी इज्जत घर जो शौचालय के लिए बाहर जाती थी बहनें, और जिस पे हमारे अपोजिशन उस वक्त हंसते थे, आज वो इज्जत से मेरी बहनें सुबह जब उठना चाहती हैं उठती हैं और इज्जत से इज्जत घर में जाती हैं। ये पहली वो स्कीम्स थी जिस पे अपोजिशन बड़ा रो रही थी, लेकिन इसी धीरे धीरे सड़कों का जाल, हमारे कदम जो चांद पे थे, जो हमने चांद पे भी अब अपना झंडा लहराया, सड़कों का जाल फैलाया। IIT और डिजिटल इंडिया आज नंबर 1 पे है, देश नंबर 1 पे है। प्रोग्रेस, उन्नति और एजुकेशन सेक्टर में आज देश नंबर 1 पे है और हमारी GDP नंबर 1 पे है। आप देख लीजिए, इकोनॉमिकली जो देश इकोनॉमिकल पावर बन जाता है वही रूल करता है। आज हमारा भारत उस तरफ जा रहा है, वहां पे हमने झंडे गाड़ दिए मोदी जी के नेतृत्व में। और खासकर जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, 5 अगस्त 19 के बाद जो ब्लैक डेज जम्मू कश्मीर के थे, वो वाकई में अगर जहां हम कहेंगे गोल्डन डेज, वाकई हमें वो कश्मीर वापस मिला जिसके लिए हम 30-35 साल इंतजार करके हमारे बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन आज हम उस कश्मीर में बैठे हैं जहां हम भूल ही गए थे अमन किसे कहते हैं और हड़तालों के बगैर क्या कभी हमें जिंदगी मिलेगी। 5 अगस्त 19 के बाद जो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादे किए थे पार्लियामेंट में भी और यहाँ आकर भी, वो ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो गया और आज जम्मू कश्मीर उसी उन्नति के साथ दौड़ रहा है जो परसों आपने देखा, वो रेल लिंक जो कश्मीर से अब कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ गया। अब हम देश जो एक वाकई में एक झंडे के तहत और एक रूल के तहत
वो भी उस रूल के तहत जो वाकई में डेवलपमेंट का रूल है, मोदी जी का रूल है, मोदी जी की सोच है, उस सोच के साथ जम्मू कश्मीर भी बाकी देश के साथ तरक्की कर रहा है। कांग्रेस का एक लीडर कह रहा है कि दफा 370 जो हटा कश्मीर में बहुत ही अच्छा फैसला था बीजेपी की तरफ से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं। देखिए, उनका जो हमेशा बात रही कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो लोगों के लिए कभी जीते ही नहीं है और उन्होंने वो साबित आज भी कर दिया। वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जीते हैं, लोगों के लिए वो कभी न बात करते हैं, ना ही उन्होंने लोगों के लिए कभी सोचा। अगर सोचा होता तो जम्मू कश्मीर जो अभी उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें वो लोगों को गलत नहीं बताते। आज जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा, हर एक फर्द मोदी जी के उस यकीन के साथ है जो 5 अगस्त 19 के बाद हमें यहाँ 30 सालों के बाद अमन मिला है। हम उन्हीं के साथ है, हर एक बच्चा उसी के साथ है और वही तरकीब पाना चाहता है जो हमें बीजेपी गवर्नमेंट में मिली। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मैंने अपने दौर में 12,000 युवाओं का जो FIR लगा था वो वापस लिया है, लेकिन आज की सरकार जो है फोटोशूट और ऑफिसरों की ट्रांसफर करने में लगी हुई है। देखिए, इस पे हम बात करना नहीं चाहेंगे क्योंकि मोदी जी का गोल्डन एरे की बात हो रही है, इसमें बाकियों की बात कहीं टिकती नहीं है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलमेश्वरम पर पीसी घोष आयोग की जांच पर BRS का हमला। तेलंगाना की बहुचर्चित कमलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर विवाद फिर से गहराता दिख रहा है। भारत राष्ट्रीय समिति नेता KP विवेकानंद गौड़ ने पीसी घोष आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विवेकानंद गौड़ ने कहा, आज हमारे नेता KCR को पीसी घोष आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। आयोग को 100 दिनों में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन वे लगातार समय सीमा बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने इस देरी को राजनीतिक से प्रेरित बताया। यह आयोग निष्पक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की भावना से प्रेरित है। इसका मकसद केवल KCR की छवि को खराब करना है। कालेश्वरम परियोजना में हाल ही में सामने आए 339 खंभों में 2 दिन से मरम्मत को लेकर उन्होंने कहा, सिर्फ 2 खंभों को ही मरम्मत की जरूरत थी। इसी आधार बनाकर पूरी परियोजना को बदनाम किया जा रहा है। आज पीसी घोष कमीशन का जो इंक्वायरी पर हमारा पार्टी के लीडर KCR साहब को बुलाया गया, हम जो बात दिए उस बात के ऊपर हम हाजिर हुआ। बस यही बात है, पीसी घोष कमीशन कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में इंक्वायरी के लिए डाला गया केवल 100 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन पीसी घोष कमीशन को 100 दिन से लेकर तकरीबन 400 दिन तक उनके एक्सटेंड करते आया। केवल इसके पीछे क्लियरली अपन समझ में आ रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमीशन है। इसमें कुछ बात है ही कि नहीं है। आउट ऑफ 239 पिलर्स केवल 2 पिलर्स सिंक हुआ। इसके रिपेयर करने के लिए सरकार को मन नहीं है। केवल पॉलिटिकली KCR साहब को डिफेम करने के चक्कर में एक कमीशन को एक्सटेंशन करते हुए आया। उन लोगों को इलेक्शंस के समय पे, इलेक्शन के टाइम पर उन लोग पूरा झूठा बात बोल के, झूठा वादा करके और कालेश्वरम के बारे में ये प्रोजेक्ट फेल्ड प्रोजेक्ट के लिए दिखाया था और 2 पिलर जब सिंक हुआ था, पूरे तेलंगाना स्टेट में जाकर प्रचार करा कि तेलंगाना प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ का पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट इंटैक्ट में है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट इंटैक्ट में है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी लेके आकर एग्रीकल्चर सेक्टर को दे रहे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे रहे, अब पीने के पानी के लिए दे रहे। इसी वास्ते ये कमीशन को एक्सटेंशन करते हुए डिविएट करने के चक्कर में आज रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार है। बस यही समझ में आना कि तेलंगाना आवाम को पूरे एक्सपीरियंस में है कालेश्वरम प्रोजेक्ट से कितना फायदा हुआ। ग्राउंड वाटर के टेबल भी बहुत बड़ा था। तो इसी वास्ते आज के कांग्रेस का सरकार डेवलपमेंट के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर पूरे हर एंगल पे फेल हो गया। उसी वास्ते वो सब्जेक्ट्स पे डिवेट करने के लिए ऐसा कमीशंस, कई कमीशंस, आज पीसी घोष कमीशन केवल कालेश्वरम के ऊपर ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पावर परचेस के ऊपर भी कमीशन डाला गया था और हमारा फार्मूला EKR रेस के ऊपर कमीशन डाला गया था। आज थर्मल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इंक्वायरी रिपोर्ट डाला गया था। आउटर रिंग रोड के ऊपर भी कमीशन डाला गया था।
केवल पॉलिटिकली डिफेम करने के लिए और उन लोगों का सरकार को, हमारा सरकार को अच्छा जो डेवलपमेंट करा उसके पूरे लोग साइड ट्रैक करने के चक्कर में कमीशन पूरा डाला जा रहा है, लेकिन उसमें कई फैक्ट है ही नहीं है कुछ पकड़ने के लिए। उसी वजह से उन लोग कैसे भी करके हमको फंसाना बोल के चक्कर में काम कर रहा, लेकिन अच्छा गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिक को डेवलपमेंटल फ्रूट्स देना, वेलफेयर एक्टिविटीज करना बोल के सरकार है ही नहीं। आज देख रहे सीएम जाके दिल्ली में बैठा, अपने आप में आपस में चोरा चोरा गांव बांटते रहे थे। अभी बैठकर कौन सा पोर्टफोलियो कौन लेना, उसको कौन सा पैसे आता, ये पोर्टफोलियो तो कैसे उन्हें कमा लेता, यही चक्कर में है कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के मंत्री रहने दो, मंत्रीगण रहने दो, कांग्रेस के सीएम रहने दो, बस यही चक्कर में है। और दिल्ली को पैसे कौन लेके जाना, यही है चक्कर। लेकिन तेलंगाना सरकार, तेलंगाना स्टेट को अच्छा डेवलपमेंट करने के सोच इन लोगों को नहीं है। जरूर आने वाले दिनों में इन लोगों को पब्लिक फील्ड में, पब्लिक के जो क्षेत्र में जरूर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए पीआरएस पार्टी रेडी रहेंगे। आज तेलंगाना समाज, तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना के पूरे समाज एक ही सोच रहेगी, केसीआर साहब के लीडरशिप ही तेलंगाना स्टेट को बचा सकती है, तेलंगाना स्टेट को आगे लेकर जा सकते। बस यही उम्मीद है। आने वाले कोई भी इलेक्शन रहे दो, जरूर बीआरएस पार्टी झंडा हम लहराएंगे, केसीआर साहब को फिर अपन सीएम बना लेंगे बोल के अवाम उनको ऑलरेडी कायम कर लिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SEBI ने यूपीआई पतों के सत्यापन के लिए नया टूल लॉन्च किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने विशेष निर्देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। SEBI के चेयरमैन तुनहित कांता पांडे ने घोषणा की है कि एक नया तकनीकी टूल लॉन्च किया जा रहा है जो यूपीआई पतों की प्रामाणिकता की जांच करेगा। तुनहित कांते पांडे ने बताया, हम यूपीआई सिस्टम के भीतर एक ऐसा तंत्र शुरू कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेगा कि बैंक, ब्रोकर या किसी भी संस्था का यूपीआई पता वास्तविक और प्रमाणित हो। इससे निवेशकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। ये प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और इसका उद्देश्य निवेशकों को ये भरोसा देना है कि वे सही और सुरक्षित माध्यम से निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हमारे पास 130 मिलियन अद्वितीय निवेश है और ये आवश्यक है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे निवेशक ये जान सके कि वे अपने पैसे सही जगह पर लगा रहे हैं। साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस तरह के व्यवस्थित समाधान की बहुत जरूरत है। So, I think first of all, so it's basically, as you know, that there is a lot of concern, public concern. We read also that many people are becoming prey to frauds, cyber frauds, in which a lot of cloning of apps happen. You know, the people are taken to some similar looking apps of the brokers or through WhatsApp, and the people then are able to investing that money thinking that they are actually investing in with the registered brokers, but they are actually not. They are being just taken to this, and a huge amount of money many of the people have lost. And these complaints do also come to us where basically it's a police action, the cyber crime, and then it goes through the cyber helpline, 1930, and it has to go through that action, but the money is transmitted very, very fast from one bank account to another. The people are really losing. We have to find out some systemic solutions to it, because we have, as you know, that we have 130 million unique investors now, and a lot of new investors are coming, and we needed a system where, at least on the securities market, if the people are investing, they should invest through a meta where they are able to know systemically whether they are really investing in the right one. Now, some of the steps which have already been taken is, one is that whitelisting of apps, which have already been whitelisted apps are there in exchanges sites, and one we are going forward, we will be working with the Play Store and other both iOS and Android to see that they are properly
validated apps are only displayed, and that work is on. That verified status, that work is on, and very soon I think we should be able to also again inform you on that issue. I am not today in particular highlighting that. We are basically highlighting, the issue that we are going to have on a much wider systemic scale, which is the payment system itself, where we are bringing in a new UPI within the UPI system, and you have seen how it will help in knowing for you to know, and you can check up on any bank account whether it is a bank account of a registered inventory, either broker or mutual fund. You should be able to check it. So this would be very handy, and going forward, as we will see, it will be implemented from 1st of October. So the process is, as you have said, is the first we are issuing the circular today, and the copy of the circular is also with you. It will also be uploaded today on our website. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में गर्मी का कहर, प्रशासन ने लागू की कार्य योजना। अयोध्या में इस समय भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हालत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूके ने जानकारी दी कि गर्मी से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इसके तहत सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिलकर काम करें और आम लोगों को राहत पहुंचाएं। पर्यटकों के लिए मंदिर परियोजना में ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जगह जगह वाटर कूलर और पेयजल केंद्र लगाए गए हैं। प्रशासन ने अपील की कि लोगों को धूप से बाहर निकलने से बचे और मंदिर दर्शन के दौरान छाया में रुके। इतना ही नहीं, प्रशासन ने जानवरों का भी विशेष ध्यान रखा है। सड़क पर रहने वाले और पालतू जानवरों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था की गई है ताकि वे गर्मी से सुरक्षित रहे। अस्पताल में भी गर्मी से प्रभावित लोगों के लिए विशेष बिस्तर आरक्षित किए गए हैं और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे तैयार है। प्रशासन की तरफ से लगातार घोषणा की जा रही है कि लोग ठंडे पानी पीते रहे और धूप से बचे रहे। संख्या लगातार बढ़ रही है, तो हीट वेव का भी असर दिख रहा है कि क्या किस तरीके से रेजिमेंट तैयारी है या उनको बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। जनपद अयोध्या में हीट वेव के दृष्टिगत ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग 1.5 महीने पूर्व एक हीट वेव एक्शन प्लान बनाया था, जिसके तहत जितने भी विभाग हैं सभी विभागों को इस हीट वेव में क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके लिए रणनीति बनाई थी और उसी को सतत हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी जनपदवासी हैं और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर्यटक या श्रद्धालु आते हैं उनको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पर्याप्त पानी यहाँ पर शीतल पेयजल की व्यवस्था रहे, साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर छाया की व्यवस्था हम लोग करें। कहीं पर हम लोगों ने मिस्ट फैन लगाने की भी व्यवस्था करी हुई है। इसके अलावा जो जनपद में हमारे पशु भी हैं, चाहे वो गौशालाओं में हमारे जो आश्रित गौवंश हैं उनके लिए भी जो है हम लोगों ने व्यवस्था करी हुई है। वहाँ पर भी छाया की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सड़कों पर भी कई आवारा जो श्वान घूमते हैं उनके लिए भी नगर निगम के साथ बात करके पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी के लिए हम लोगों ने स्थल चिन्हित किए हैं और कई जगहों पर नगर निगम द्वारा अच्छा कार्य भी किया गया है, जहां पर भीगे हुए बोरे या कहीं पर भीगे हुए टायर्स रखे गए हैं, जिसकी यूज़ करके जो श्वान है वो भी वहां पर अपना आराम कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु आए हैं उनसे क्या अपील करते हैं? सभी श्रद्धालुओं से यही अपील है कि चूँकि यहाँ पर गर्मी अभी भीषण हो रही है, तो यदि आप दर्शन करने जाए या किसी भी पर्यटन स्थल पर जाए तो छाया में रहे, पर्याप्त पानी का सेवन करें,
ग्लूकॉन डी और ORS जैसी वस्तुओं का भी इस्तेमाल करें। और अगर किसी प्रकार की आपको कठिनाई होती है, मेडिकली कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो हमारे अस्पतालों में हम लोगों ने स्पेशल ट्रायाज क्रिएट किया हुआ है, स्पेशल बेड्स रिजर्व करे हुए हैं। उन बेड्स के ऊपर हम लोगों ने उन बेड्स को हम लोगों ने केवल और केवल हीट वेव से ग्रसित जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए रखा हुआ है। तो व्यवस्थाएं पूरी है। थोड़ा बचना चाहिए, सर को ढकना चाहिए और धूप में खास करके छोटे बच्चों को न निकालें, और अगर निकलते भी है तो जैसे मैंने कहा कि पर्याप्त पानी या शीतल पेयजल जो है वो उसका ग्रहण करते रहें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन को मिलेगा उद्योग जैसा दर्जा, बोले विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में पर्यटन को लेकर एक बड़ा विजन सामने रखा है। उन्होंने कहा कि बस्तर और सुरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है। वहां की प्रतिकृति सुंदरता, आदिवासी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटन को आकर्षित कर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा के रूप में नक्सलवाद को बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस चुनौती को खत्म करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ले रखा है। राज्य सरकार भी इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने ये भी कहा कि अब सरकार पर्यटन को सिर्फ घूमने फिरने की चीज नहीं बल्कि उद्योग के रूप में देख रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे औद्योगिक सेक्टर को सब्सिडी टैक्स में छूट और अन्य सहूलियत मिलती है, वैसे ही प्रावधान पर्यटन क्षेत्र में भी दिखाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सरकार ने इस दिशा में एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है, जो जल्द ही इस पर ठोस काम करना शुरू करेगा। के लिए चिंता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, और उसमें बस्तर सरगुजा में और ज्यादा संभावनाएं हैं। बस्तर तो स्वर्ग कह सकते हैं, लेकिन सबसे बाधक ये नक्सलवाद था। और अगले साल 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने ठान ही लिया है। उसके बाद ये बस्तर स्वर्ग हो जाएगा। वहां आपका चित्रकूट का जलप्रपात है, तीरथगढ़ का जलप्रपात है, कुटुमसर है, 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका अबुझमाड़ जैसा डेंस फॉरेस्ट है। आपका धुड़मारास जो गांव है, 60 देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है, अच्छा गांव के रूप में आपका धुड़मारास को चुना है। कितने मतलब ये सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। कितने देशों में हमारा धुड़मारास, वहां पर होम स्टे होता है। होम स्टे मतलब जो फॉरेनर आते हैं वो 2-2 महीना 4-4 महीना गांव वालों के घर में, होम स्टे का मतलब होता है कि घर में रहते हैं, उन्हीं के साथ मतलब महीनों रह जाते हैं, उनके साथ नहाने जाते हैं, खेतों में काम करने जाते हैं, जैसा वो खाते हैं वैसे ही खाते हैं। तो ये पर्यटन को हम लोग नई जो औद्योगिक नीति है उसमें शामिल किए हैं, मतलब पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए हैं। और जो नई उद्योग नीति में जो सहूलतें हैं वो पर्यटन के क्षेत्र में भी वो सहूलतें वो होगा। और इसके लिए मतलब पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। कहे कि हम जानते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में हम ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, और इसमें पर्यावरण की भी रक्षा होती है और प्रदूषण से भी बच सकते हैं। तो इस पर बहुत सरकार का निगाह है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। मध्य प्रदेश में सोनम रघुवंशी केस को लेकर जहां जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी है, वहीं इस घटना से जुड़ा परिवार अभी भी गहरे सदमे में है। सोनम की भाभी किरण रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा और सवाल साझा किए। उन्होंने बताया कि सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे। वे अक्सर कहती थी एक फोन ऑफिस के काम के लिए है और दूसरा निजी इस्तेमाल के लिए। हालांकि किरण रघुवंशी का कहना है कि उन्होंने सोनम को ज्यादा फोन पर बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन वे लगातार मैसेज करती रहती थी।
और फोन हमेशा उसके पास रहता था। भावुक लहजे में किरण ने कहा, मैं मांग करती हूँ कि उसका फोन तुरंत बंद कर दिया जाए। अब कुछ भी हमारे दर्द को कम नहीं कर सकता। हमने अपने को खो दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सोनम का भाई गोविंद उनसे माफी मांगने आया था और उन्होंने कहा कि अगर उसकी बहन दोषी है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन किरण रघुवंशी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अब किसी की माफी की जरूरत नहीं है। सोनम के पास कितने फोन थे? 2 फोन थे। क्या काम करती? दोनों से अलग अलग बात करती थी? क्या करती? हाँ, वो बोलती है एक ऑफिस का फोन है उसका और एक घर का था। तो एक फोन से किससे बात करती थी? क्या राज से बात करती थी? अब ये इतना तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि 4 दिन रह गई, हम इतनी डिटेल तो ना मांग सकते हैं। अच्छा, 4 दिन रहे तो, लेकिन 2 फोन रखे हुए? हाँ, 2 फोन है। तो एक से घर परिवार के लिए और एक ऑफिस के लिए। हाँ। तो ज्यादा बात वो किससे करती थी? अब हमने फोन पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो आपकी कुछ बात हुई सोनम से? नहीं, कोई बात नहीं। किसी से बात करती हुई देखा आपने रेगुलर कि वो यहाँ फोन पे बात करते हुए रेगुलर नहीं देखा, लेकिन वो टाइपिंग करती रहती, फोन पे मैसेज वगैरह ये ज्यादा चलता था। अच्छा, तो चैटिंग वगैरह करती रहती? फोन मतलब हाथ में ही रहता था। हाथ में ही रहता था, चलाती रहती। और इसके बाद आप क्या मांग करेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए सोनम पे? बस मेरी मांग यही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। और ये सोनम जो है, जो उनके भाई आए थे अभी घर पर, आप भी थी, तो उन्होंने क्या बातचीत करी? उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या, हमारे घर का बच्चा गया है, हम किसी की बात से संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने माफ़ी मांगी, ये भी बोला है कि अगर मेरी बहन की गलती है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और मैं खुद दिलवाऊंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं लेकिन मेरी तरफ से सिर्फ मेरा अकेले के लिए मेरे को किसी की माफ़ी की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की माफ़ी नहीं चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन किसी की माफ़ी नहीं, बस फांसी की सजा चाहिए। अच्छा, भरोसा नहीं है अभी भी उनकी बातों पे कि बाद में मुकर जाए शायद? देखो, भरोसा किसी पे नहीं कर सकते है। गोविंद यहाँ पे लग रहा है कि उन्हें भी अफसोस है, उनकी बेटी ने गलती करी है। बाकी आने वाले समय में हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए तकलीफ होती है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे लिए तो फांसी की सजा है कि मेरे को फांसी की सजा चाहिए। आपका नाम क्या है? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जालंधर से 25,000 रंबी गेंदे लंदन रवाना। पंजाब के जालंधर शहर ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री भागवत मान ने जानकारी दी कि आज जालंधर से 25,000 रंबी गेंदों की एक बड़ी खेप लंदन भेजी गई है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि रंबी विश्व कप में इस्तेमाल होने वाली गेंदे यही जालंधर में बनाई गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि क्रिकेट विश्व कप में इस्तेमाल होने वाले बल्ले और गेंदे भी जालंधर के ही है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जालंधर अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि खेलों के निर्माण और सप्लाई का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनता जा रहा है। भगवत मान ने ये याद दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि जालंधर को खेलों का हब बनाया जाएगा और अब ये वादा जमीन पर उतरता दिख रहा है। उन्होंने पंजाब के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान गुरप्रीत सिंह संधू, ये सभी पंजाब की धरती से निकले सितारे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खेलों के जरिए पंजाब पर लगे नशे के कलंक को धोना चाहते हैं। खेल युवाओं को प्रेरित करते हैं, अनुशासित बनाते हैं और सही दिशा में दिखाते हैं। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਗੇਮ ਦੀ ਬੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਗਬੀ ਬੋਲਸ ਦੀ 25,000 ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਲਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਗਬੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਰਗਬੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਬਣੇ ਬੈਟਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲਸ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਲ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਦਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਾਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ 3 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਾਂ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੋ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਲਬਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिंगीपुर गांव में किसान चौपाल आयोजित की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिंगीपुर गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित किसान चौपाल में किसानों से सीधी बातचीत की। मंत्री चौहान ने कहा, किसानों की सेवा करना मेरे लिए भगवान की सेवा के समान है। यही भाव उनके प्रयासों में झलकता है, जिसके तहत वे देश भर के किसानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और समाधान का रास्ता तलाश कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन किया कि उनकी सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अभियान किसानों के नए कृषि तकनीकी से परिचित कराने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। ये किसान चौपाल किसानों के लिए समाधान और एक मंच है जहां वे अपनी समस्याएं खुलकर बता सकते हैं और सरकार उनसे जुड़ी योजनाओं को बेहतर बना सकती है। और इसलिए किसान के बीच जाना, देखो एक तो होती बड़ी सभा जिसमें आए आपने भाषण दिया और निकल गए, लेकिन एक होता है चौपाल, इसमें काम की बात होती है और काम की बात सुन के फिर हम कैसे और बेहतर करें उसकी कोशिश करते हैं। कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और आप रोज देख रहे होंगे मैं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में खेतों में किसान के बीच अकेला मैं नहीं जा रहा। ये डीजी आईसीआर है जाट साहब, अब यहाँ यादव साहब भी बैठे थे, ये दिल्ली वाले तो सब जानते होंगे आईसीआर वालों को। पूरे वैज्ञानिक इस समय मैदान में, मैंने कहा भाई देखो असली अगर खेती में काम करता है तो किसान उसके बीच जाना पड़ेगा, उससे चर्चा करके उसकी खेती की दिक्कत भी समझनी पड़ेगी और हमको बताना भी पड़ेगा वैज्ञानिक। जैसे कुणाल बता रहे थे कि मैं फलानी पूसा की धान उसका सीड भी पैदा करता हूं, तो ये रिसर्च किया है इन लोगों ने। पहले तो धान की पैदावार इतनी नहीं थी, बासमती वैरायटी फलानी वैरायटी, उसके कारण फिर अच्छी फसल और अच्छे रेट। अब सेवन का वो तरीका भी बदलाए और तरीका भी बदलाएंगे। अरे एक जमाना था जब अपन अमेरिका का लाल गेहूं खाने पे विवश थे, आज तो अन्न के भंडार भरे हैं। खैर उस पर वहां बात करेंगे, लेकिन अभी गांव गांव घूमने मैं दिल्ली किस लिए आया हूं? कई बार कोई कह देता अरे दिल्ली तो दिल्ली है, मैं कह रहा दिल्ली में तो किसान है भैया, किसान तो किसान है, दिल्ली वाला भी तो किसान है, तो उसके पास भी चल तू। इसलिए मैं आज यहां आया है और यहां आके दोनों तरह की चीजें अच्छे प्रयोग जो किसान कर रहे हैं वो भी अपन ने सुने, जिसके कारण इनकम किसानों की वास्तव में है, कहीं ये सही बताई ना आपने, तो वास्तव में भी है और तकलीफें भी है। दोनों तरह की चीजें, खेती में अगर समय पर लागत नहीं लगाई, अच्छे बीज का उपयोग, बाकी चीजें नहीं की तो दिक्कत भी होती है। दोनों तरह की चीजें हैं।
लेकिन यहाँ दिक्कत बीच में ये हुई कि कई जैसे आपने बताई, अब हमारी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ दिल्ली ने उठाई नहीं। मैं दिल्ली सरकार के साथ बात करके, चाहे वो सब्सिडी की योजना हो, अब हम पाली हाउस के लिए सब्सिडी देते हैं, हम ग्रीन हाउस के लिए सब्सिडी देते हैं, ड्रिप के लिए सिर्फ सब्सिडी देते हैं, स्प्रिंकलर के लिए सब्सिडी देते हैं, राजवीर भी यहाँ पे है। अभी हम सब देते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार लेती नहीं। अब हम जो आपने बताया, राज्य सरकार के साथ मैं मीटिंग करूंगा और जितनी योजनाएं भारत सरकार की है, एक एक का फायदा दिल्ली की जनता किसानों को दिलवाएंगे। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काजल की हॉरर फिल्म माँ जल्द रिलीज होगी। अभिनेत्री काजोल ने अपनी आने वाली फिल्म माँ को लेकर खास बात साझा की है। काजोल बताती है ये फिल्म कई सालों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्साह और गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हर अभिनेता को अपने करियर में समय समय पर खुद को नए सिरे से ढालना पड़ता है। काजोल ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे हॉरर फिल्म करेगी। जब पहली बार उन्होंने माँ की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने ये थ्रिल लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही और क्लाइमेक्स का निर्धारण हुआ, पता चला कि ये एक हॉरर फिल्म ही बनेगी। काजोल ने खुशी जाहिर की कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा ये एक अच्छी कसी हुई स्क्रिप्ट थी और सबसे खास बात ये थी अंबिका का किरदार, जो मुझे बहुत पसंद आया है। फिल्म के प्रति काजोल का ये नया रूप उनके फैंस के लिए एक खास अनुभव लेकर आएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी पिक्चर थिएटरों में बहुत सालों के बाद आ रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट 30 ऑड इयर्स के बाद जो है काम करते हुए आई थिंक आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव अ फिल्म कमिंग टू द थिएटर स्क्रीन्स। लोगों ने अक्सर आपको रोमांटिक मूवीज में देखा है, रोम कॉम्स में देखा है, एक अलग अवतार आपका देखने मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं इतना ही कहूँगी कि इट इज़ हर एक्टर को हर बार अपने आप को रीइन्वेंट करना ही पड़ता है और इसमें भी मैंने कोशिश की है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हॉरर पिक्चर करूँगी भी। और माँ की शुरुआत वहाँ से हुई थी। एक्चुअली हमने जब स्क्रिप्ट लेवल पे सुनी थी कहानी, तो हमें लगा कि नहीं कि हम एक हॉरर पिक्चर बना रहे हैं, हमें लगा कि हम एक थ्रिलर बना रहे हैं। बट बाय द टाइम द स्क्रिप्ट केम अबाउट एंड बाय द टाइम वी फिगर्ड आउट कि क्लाइमैक्स क्या होना चाहिए, इट बिकेम वी हैड टू मेक इट अ हॉरर, इट हैड टू बी दैट जॉनर। सो यस, वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं कि हमारी जो कोशिशें हैं वो पूरी हो गई हैं और पिक्चर अभी बिग स्क्रीन पे रेडी है रिलीज के लिए। एक तो मुझे लगा कि पूरी स्क्रिप्ट अच्छी है, इट वॉज अ गुड टाइट स्क्रिप्ट एंड सब ऑफ कोर्स सबसे ज़रूरी बात है कि आई थिंक इसका जो किरदार था, किरदार का नाम है अंबिका पिक्चर में, और हम काली माँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ से कहानी शुरू होती है, आई एम अ बिग माइथोलॉजिकल बफ, आई लव माइथोलॉजी। हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है, हमारे पास कितनी कहानियाँ हैं, तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न बेसिकली। सो जैसे आपने माँ काली की बात की, आपका एक बहुत ही स्पेशल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है माँ काली के साथ, एंड लोग अक्सर देखते हैं दुर्गा पूजा के टाइम आपकी भक्ति भी देखते हैं। एक्चुअली आप कितना डेप्थ लगा आपको इस मूवी में अपने कैरेक्टर में लाने के? आई थिंक किरदार में इतना पता नहीं डेप्थ आया है या मैंने कोशिश की है या जो भी है, मुझे लगता है। लेकिन पिक्चर में मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे आई फेल्ट कि माँ का हाथ है हमारे सर पे और हम जो भी कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। जो भी निर्णय हम ले रहे हैं पिक्चर के बारे में वो भी सही ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए। और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव डन दिस फिल्म, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। So how is that perception of motherhood has changed when you do such roles? I don't think my perception has changed at all. I think माँ जो होती है वो एक अद्भुत चीज़ बन जाती है जब उसका बच्चा पैदा होता है।
वो उसमें पता नहीं एक अंदरूनी शक्ति आ जाती है सब कुछ करने के लिए, और यू नो गो विदाउट स्लीप फॉर 6-7 months, आप सो नहीं रहे हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, जो भी कर रहे हो और ऊपर नीचे भाग रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो सिर्फ इस एक छोटी सी नन्ही सी जान के लिए। तो इट्स समथिंग दैट इज जस्ट देयर इनसाइड यू, इट हैपन्स टू यू, और सब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यू नो you don't have to be specially intelligent or specially weak or specially strong to do that. I think all mothers do that. हर एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। And हमारी कहानी का ये जो मेन बेस है वो भी यही है कि जब बच्चे पे बात आती है तो मतलब कोई रोक नहीं सकता है आपको। एंड बात करूँ मैं अजय सर की, तो कुछ टाइम पहले अजय सर की एक फिल्म आई थी शैतान, जो एक काफ़ी सक्सेसफुल मूवी थी, एंड अब आप भी एक हॉरर मूवी कर रही है। सो क्या वो कनेक्शन लगा, क्या अजय सर से आपकी इस बारे में जब बातचीत हुई तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो आपने अपने कैरेक्टर में डेवलप की हो, या स्टोरी को लेके कब आपने डिस्कशन की कि अब भी उनकी एक रिसेंट मूवी सक्सेसफुल थी, अब मैं भी एक कर रही हूँ, तो क्या कभी ऐसे कोई डिस्कशन हुई? ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन ज़रूर लाइक ऐसे ही इज़ अ वेरी हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर, और इस फिल्म के मतलब हर पार्ट में उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया है, फ्रॉम द स्क्रिप्ट टू द म्यूजिक टू द VFX ऑल्सो फॉर दैट मैटर। सो आई थिंक VFX इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ द फिल्म, और जैसे कहते हैं ना VFX को भी शूट करना वो एक अलग ही गेम है बेसिकली। तो उन्होंने पूरी मतलब डिटेल में ही इज बीन अ वेरी वेरी हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर, आई वुड से। सो मैम, इंडस्ट्री में आपको 30 साल हो चुके हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स आपने किए हैं, सो व्हाट इज नेक्स्ट? अगर मैं बात करूँ ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, रोम कॉम्स कर ली, हॉरर कर लिया, थ्रिलर्स हो गई, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आप क्या नया एक्सप्लोर करना चाहती हैं? आई हैव नो आइडिया, इट विल डिपेंड ऑन पता नहीं एक्चुअली, जो अच्छी, जैसे मैंने कहा है मेरा स्क्रिप्ट मेरा सबसे बड़ा हीरो होता है, और कौन क्या स्क्रिप्ट लिखे आएगा क्या पता है, तो वील सी व्हाट हैपन्स। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। आई थिंक वी हैव मेड अ वेरी गुड फिल्म, हमने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। हाँ, आपको पसंद आएगी ना पसंद आएगी वो एग्जाम बताएगा, लेकिन माँ की कसम हमने अच्छी पिक्चर बनाई है। तो जरूर जाके देखिए, 27 जून को रिलीज हो रही है, और इन सिनेमाज जून 27। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले 2014 की इस योजना को पुनर्जीवित कर नीतीश ने मार दिया चौका। राज्य भर में भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटित करने के लिए सर्वेक्षण कर 1 दशक से अधिक समय के बाद बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अभियान बसेरा योजना को पुनर्जीवित किया है। सूत्रों के अनुसार नए सर्वेक्षण, जिसे अभियान बसेरा 2 के नाम दिया गया है, से 1.3 लाख परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है, जिसका सरकार ने 2014 में अभियान बसेरा 1 के तहत सर्वेक्षण किया था। एक सूत्र ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी करना है और लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत जमीन पर घर बना सकते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश की गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भूमि आवंटन को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार का प्रयास OBC, SC और ST के बड़े निर्वाचन क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए NDA के प्रयास का हिस्सा है, जो सामूहिक रूप से राज्य की आबादी का 85% हिस्सा बनाते हैं। एक सूत्र ने कहा कि 70% संभावित लाभार्थी EBC और SC समुदाय से है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद ब्रुजलाल ने पीएम मोदी के साथ बहुदलीय बैठक के अनुभव साझा किए। भाजपा सांसद ब्रुजलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल हुई बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि ये बैठक अनौपचारिक थी, जिसमें सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। ब्रुजलाल ने कहा कि उन्होंने विदेश यात्राओं के दौरान हमेशा ये संदेश दिया कि भारत एक शांति
शांतिपूर्ण देश है और युद्ध के बजाय विकास चाहता है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों कर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो के उस बयान को याद दिलाया जिसमें भुट्टो ने कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक लड़ेंगे और उसे 1000 घाव देंगे। ब्रुजलाल ने बताया कि पहले हम पाकिस्तान को आतंकवाद हमलों के बाद 2 सप्ताह का समय दिया, लेकिन जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो भारत ने पाकिस्तान आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 11 एयरबेस भी नष्ट कर दिए हैं और अंत में संघर्ष विराम के सहमति बनी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रुजलाल ने कहा कि वे अक्सर आलोचनाएं करते हैं, लेकिन प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात का संदेश दे रहे थे कि देश की संप्रभुता के मामले में सभी राजनीतिक दल एक है। की मुलाकात भी हुई, क्या मुलाकात हुई और किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया, क्या रिपोर्ट आप लोगों ने दी है? ऐसा है कि हमारा ग्रुप जो गया था उसके ग्रुप लीडर थे संजय कुमार झा और उसमें थे सलमान खुर्शीद साहब, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, अभिषेक बनर्जी टीएमसी और हम 4 सांसद बीजेपी के थे। हम लोग जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया इन देशों पर गए और उसके बाद पहले 5 तारीख को फॉरेन मिनिस्टर के साथ डिब्रीफिंग हुई थी। और कल जो बैठक थी बड़ा इनफॉर्मल टाइप की थी, अनौपचारिक, और वहां पर लॉन में टेबल लगे थे और प्रधानमंत्री जी जा करके हर जगह इन्होंने बात किया और जो सांसदों के अनुभव थे सब ग्रुप के, तो उन्होंने अपने अनुभव बड़े ही ये कहेंगे शांतिपूर्ण माहौल में, बड़े ही इनफॉर्मल वे में इसको सब लोगों ने बताया। हमारी जो टीम थी हमारे संजय झा जी ने किया, मैं भी था वहाँ, और वहाँ पर हम लोगों ने जो जहाँ जहाँ गए वहाँ पाकिस्तान को एक्सपोज किया। मैं चूंकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी था तो मेरा परिचय होता था, ही इज एक्स सुपर कॉप, तो वहाँ पर मैंने जो वहाँ कहा कि देखिए भारत एक शांतिप्रिय देश है, ये चीज हम लोगों ने हर जगह कहा। हम न वार चाहते हैं, हमारा टारगेट है डेवलपमेंट। हम 140 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। और सौभाग्य की बात थी जब हम जापान में थे उसी समय खबर आई कि हम जापान को सरपास करके विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए। तो हम लोगों ने कहा कि 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे और आज 25 में 11 साल में मोदी जी के कार्यकाल में जंप करके हम 4थी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारा टारगेट 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन हमारा पड़ोसी, आज की घटना 22 अप्रैल की केवल नहीं है, 4 दशक से ये पड़ोसी देश हमारा यही कर रहा है। हमने जानबूझकर कई एविडेंस दिए, जैसे कहते हैं कि भाई घटना हुई तो क्या एविडेंस है। मैंने कहा 13 दिसंबर 1999 में इन्होंने IC-814 काठमांडू से इन्होंने हाईजैक किया था, कंधार ले गए थे और किसको छुड़ाने के लिए, असद अजहर मसूद, वही अजहर मसूद और लश्कर तोयबा का हाफिज सईद जो 22 अप्रैल 2025 की पहलगांव की घटना में मेन मुलजिम रहे। इसके अलावा कहा मैंने कि 26/11/2008 बॉम्बे अटैक, 170 लोग मारे गए, 2 IPS अफसर, एक मेजर उन्नी कृष्णन मारे गए, 3 दिन चला। उसी समय भारत को बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, जो खैर नहीं हुआ। तो उसमें एक कसाब पकड़ा गया और अभी वो केस में फांसी भी हो चुकी, लेकिन वो केस अब भी चल रहा है क्योंकि अभी तहुवर राना को हम लोग एक्स्ट्राडिशन करा करके ले आए हैं। और दाऊद गिलानी और डेविड हेडली अमेरिका में है, 30 साल की सजा है, उसका भी इंट्रोगेशन हमारी NIA ने किया था और इन लोगों ने बताया था किस तरह कराची प्रोजेक्ट जो उनका था टेररिस्ट का, उसके तहत ट्रेन करके और पहली बार सी रूट से इन्होंने बॉम्बे में वो नरसंहार इन्होंने किया था। तो इस तरह से हर जगह जितनी घटनाएं थी उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। हमने एक चीज और कहा, हमने कहा 64 का जुल्फिकार अली भुट्टो का किसी स्टेडियम में भाषण नहीं है, लाहौर की गलियों में नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था सन 65 में कि हम भारत से 1000 साल तक लड़ेंगे।
ये भी कहा था हम भारत को 1000 कट्स देंगे, और जनरल जियाउल हक जो राष्ट्रपति बना उसी स्कीम पर आगे बढ़ा, और उसका स्कीम था ब्लीड इंडिया, और उसी के तहत हमारे पंजाब में इन्होंने आतंकवाद फैलाया, और जितनी घायल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहे हैं उसी का हिस्सा था। तो हम लोगों ने कहा कि अब बड़ा हमारे लिए अब न्यू नॉर्मल ये है। जब मोदी जी आए 16 में इन्होंने किया उरी और पठानकोट, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में 40 सीआरपी जवान मारे गए, तो हमने बालाकोट किया, और अब की बार किया तो हम लोगों ने तुरंत नहीं किया, हमने पाकिस्तान को मौका दिया, 2 हफ्ते का मौका दिया, और नहीं हुआ तो हमने डिक्लेयर करके मोदी जी ने कहा कि आतंकी अड्डों को हम बर्बाद कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि हम लोगों ने डीप इन पाकिस्तान, पंजाब में जहां इन्होंने कल्पना नहीं किया था, इनके हमने 9 आतंकवादी अड्डे तबाह कर दिए। विदेशों में एक चीज और, एक बड़ा अच्छा संदेश था, खासकर हम लोगों ने जापान कोरिया में, कि साहब आपकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया थी कि जो अटैक विद प्रिसिजन, सिविलियन की डेथ नहीं हुई, अटैक विद प्रिसिजन किया, उसकी लोगों ने उसके कायल थे। और उसके बाद जब उन्होंने हमारे सिविलियन पर सेलिंग किया, हमारे ऊपर हमला किया, तो उनके हमलों को नाकाम करके उनके 11 बेसेस तबाह किए। और खासकर जब उन्होंने, उनके डीजीएमओ ने सुबह से फोन, उसके बाद लाइन खराब था, फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बात किया, तब जाकर उन्होंने सीज फायर कहा, हमने सीज फायर किया। सर लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, जयराम रमेश जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी 50 सांसदों से मिलते हैं, ये कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे सवालों का जवाब दें कि प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग कब चेयर करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। अब ऐसा देखो, उनका जयराम रमेश जी तो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, उनके राहुल गांधी जी हैं, वो तो अपने नेताओं को घोड़ा बताते हैं, बारात का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा पला। जयराम रमेश जी उन्हीं के नेता लोग थे, और मुझे बड़ा इस बात का बड़ा फक्र है कि सभी अपोजिशन के लीडर, उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे और ग्रुप के लीडर थे, सबने वहां ये कहा कि जहां देश की बात है हम एक हैं। तो रमेश जी केवल राजनीति करते रहे और राजनीति करते रहेंगे, लेकिन मैं सभी अपोजिशन के जो सांसद हैं, ग्रुप लीडर्स हैं, उन सबको मैं, हमारे ग्रुप में माननीय सलमान कुर्सी साहब थे, कि वहां पर भारतीय पक्ष रखा गया और सबसे बड़ा संदेश दिया गया कि हम डेमोक्रेसी हैं, आपस में हम भी बात करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन जब देश की अस्मिता, सुरक्षा, उसकी बात आती है तो वहां हम एक हैं। सर रमेश जी ने कहा, आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 90 दिन बीत जाने के बाद भी कर्नल पुष्पिंदर सिंह पर हमले के आरोपी फरार। कर्नल पुष्पिंदर सिंह पाठ की पत्नी जसविंदर कौर वाट ने आज पटियाला में पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने पंजाब पुलिस कर्मियों द्वारा अपने पति पर हुए हमले के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। जसविंदर कौर ने कहा कि मामले को हुए 90 दिनों हो चुके हैं, लेकिन अब तक न कोई आपराधिक पकड़ा गया है और न ही कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस खुद उन आरोपियों को बचा रही है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल से उनके सामने 3 बार डीजीपी को बुलाकर आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जसविंदर कौर ने सवाल उठाया, क्या यही पंजाब का न्याय है? राज्यपाल ने 1 सप्ताह का समय मांगा था और कहा था कि ये व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी करेंगे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जी, मैं गवर्नर साहब के पास मुद्दा ये लेके आई थी कि अभी तक जो दोषी हैं वो भागे हुए हैं। पंजाब पुलिस के 4 ये अधिकारी और 1 कांस्टेबल जो नॉमिनेट हो रखा है, उनको पकड़ना अभी तक पकड़ा गया है, ना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ है। वो जब पंजाब यूटी पुलिस जाती है उनको पकड़ने के लिए, वो भाग जाते हैं, पंजाब पुलिस उनको भगा देती है। ना उनका जब डिपार्टमेंट 90 दिन से उनके एक जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी नहीं ज्वाइन करी है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रही कि पंजाब पुलिस कर क्या रही है, और ये यूटी पुलिस जाती है वो भगा देते हैं। क्या 70 दिन एक मतलब 4 एसएचओ को पकड़ने में लग गए? पंजाब पुलिस इतनी वो हो गई कि अपने जो 4 एसएचओ जो गुंडा फैला रहे हैं, जिनके एनकाउंटर भी फेक करे हुए हैं, जिसका भी सारा कुछ खुल चुका है, उसके बाद भी पंजाब पुलिस उनको बचाने में लगी हुई है। गवर्नर साहब ने मेरे सामने 3 बार डीजीपी साहब को फोन कर चुके हैं कि आप इनको पकड़ क्यों नहीं रहे हो,
और अभी उसके बाद भी गवर्नर साहब के ऑर्डर्स के बाद भी इनको मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी तक कोई हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। 90 दिन से हम रास्तों में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पंजाब का इंसाफ है? पंजाब की मान साहब कहते हैं हमारी पंजाब की बेटियों को रुलाएंगे नहीं और उनको हम बढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो ये बढ़ा रहे हैं कि रास्ते में घर की बेटियों को और औरतों को रास्ते में लाके हमें मीडिया, मैं आज से पहले कभी मीडिया में नहीं आई, पिछले 90 दिन से मुझे मीडिया ही है जिसने मुझे हेल्प किया जब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर मीडिया मेरा साथ नहीं देता तो शायद आज तक जितना मुझे जस्टिस मिला है इतना भी ना मिलता। गवर्नर साहब ने मेरे को वापस बोला है कि हफ्ते बाद का वो मुझसे फिर टाइम देंगे और उन्होंने बोला है कि मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा कि ये इन्वेस्टिगेशन फास्ट रूप में हो, और मैं इसको डीजी साहब को बोला है और आईजी साहब को कि वो उनको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। जी एसआईटी करी गई है, एसआईटी का हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड और उनकी हो गई, अभी हमारी स्टेटमेंट्स भी बाकी हैं क्योंकि हम जो हैं सबसे पहले तो कंप्लेन हमने करी थी और हमारे साथ जो हुआ है इन्वेस्टिगेशन तो तभी शुरू हो पाएगी जब पता लगेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। जी कोर्ट ने कहा था 4 महीने के अंदर, मगर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 4 महीने खत्म होने के बाद, 4 महीने के अंदर इंक्वायरी खत्म करने के लिए बोला है। तो हम चाहते हैं कि ये इंक्वायरी जो है ये दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। थैंक यू। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना में मंत्रिमंडल विस्तार को भाजपा ने हताश भरा कदम बताया। भाजपा नेता एनवी सुभाष ने तेलंगाना के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे अपने लोगों को एकजुट रखने के लिए घबराहट और हताश भरा कदम करार दिया है। सुभाष ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस बात से घुटन महसूस कर रहे हैं कि वे अपने मंत्रिमंडल में सभी विधायकों को जगह नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते उनके कई विधायक उन पद पर दबाव बना रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान रेवंत रेड्डी द्वारा किए गए वादे झूठे साबित हुए हैं, जिसका पालन करना असंभव है क्योंकि उनकी सरकार के पास फंड की कमी है। एनवीए सुभाष ने कहा उन्हें पता है कि ये आखिरी बार है जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने इस विस्तार को कांग्रेस की कमजोरी का परिचय बताया। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने बिहार का उदाहरण देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के आवासीय छात्रावास में जिन दयनीय स्थितियों से जूझना पड़ता है तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में होने वाली देरी पर ध्यान देने का आग्रह किया है। 10 जून को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम में संगठन का वितरण दिया और बिहार का उदाहरण दिया, जहां छात्रवृत्ति पोर्टल कथित तौर पर 3 वर्षों तक निष्क्रिय रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 2021 से 2022 शैक्षणिक वर्ग के दौरान कोई छात्रवृत्ति विकसित नहीं हुई है। उन्होंने लाभार्थियों में तीव्र गिरावट का उल्लेख किया और कहा कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले दलित छात्रों की संख्या लगभग आधी घट गई है, जो कि वर्ष 2023 में 1.36 लाख से वित्त वर्ष 2024 में 69,000 हो गई है। जबकि उन्होंने कहा कि छात्र आगे शिकायत करते हैं कि छात्रवृत्ति की राशि अपमानजनक रूप से कम है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बिहार के दंगभरा को अंबेडकर छात्रावास के अपने दौर का उदाहरण दिया, जहां छात्रों ने अत्यधिक भीड़ भाड़ की बातें कही थी, जहां 6 से छात्र एक ही कमरा साझा करने को मजबूर है। साथ ही अस्वास्थ्यकर शौचालय, असुरक्षित पेयजल, भोजन की सुविधा न होना और पुस्तकालयों का इंटरनेट तक न पहुंच होना भी शामिल है। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मीनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।